गुड मॉर्निंग। जैसा आपको पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, डॉक्टर के सब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया था, है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो उसके क्वेश्चन आंसर हैं और जो शब्दार्थ हैं वो सब डिस्कस कर लेंगे। तो क्या होगा कि आप लोगों को पढ़ने में और काम करने में आसानी होगा। ठीक है, अब हम लोग ऐसे ही चेक करेंगे। कैसे करेंगे, एक दिन चैप्टर में एक्सप्लेन करूँगी तो दूसरे दिन जो उसके क्वेश्चन आंसर है उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग अभी क्या करेंगे, डॉक्टर के शब्द का चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करें हम लोग। सबसे पहले हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, शब्दार्थ से। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया अक्सर। अक्सर मतलब क्या होता है, ज़्यादातर। क्या होता है, ज़्यादातर। बोलते ना कि मैं अक्सर ऐसा काम करती हूँ, मतलब मैं ज़्यादातर ऐसा काम करती हूँ। नेक्स्ट है व्यस्तता। जब आप किसी कार्य में बहुत बिजी हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि मैं इन दिनों बहुत व्यस्त हूँ या फिर बिजी हूँ। इंग्लिश में आप बिजी बोलते हो, हिंदी में व्यस्त बोलते हो। तो जब आप किसी कार्य में लगे हुए हो तो उसको क्या बोलोगे कि मैं बहुत व्यस्त हूँ। ठीक है, फिर है स्पष्टवादिता। स्पष्टवादिता मीन्स होता है निसंकोच बात कहने की अवस्था। ठीक है, क्या है, निसंकोच बात कहने की अवस्था। अगर आप मान लो आप किसी से डरते नहीं हो, जो सच है वो बोल देते हो, ठीक है, तो उसको निसंकोच बात कहने की अवस्था कहते हैं। जैसे डॉक्टर इस चैप्टर में जो डॉक्टर रमन थे, सपोज कोई जो रोगी था वो मरने की स्थिति में हो तो वो उससे झूठ नहीं बोलते थे कि हाँ तुम बच जाओगे, मैं ऐसी दवा दूंगा कि आप ठीक हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं बोलते थे। उन्हें लगता था कि जो स्पष्ट है, जो सच है, उन्हें वो बोल देना चाहिए, है ना। अगर वो नहीं कहेंगे तो क्या होगा कि प्रकृति अपनी बात तुरंत बता देगी, मीन्स वो मर जाएगा। तो झूठ बोलने का क्या फ़ायदा। नेक्स्ट है कृतज्ञता। कृतज्ञता मीन्स होता है उपकार मानने का भाव। जब किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा काम किया हो तो आप उसके आभार मानते हो, तो उसको कृतज्ञता प्रकट करना कहते हैं। क्या कहते हैं, कृतज्ञता प्रकट करने का भाव। नेक्स्ट है असह्य। असह्य मीन्स होता है जो सहा ना जा सके। ठीक है, जब आप कुछ सह नहीं सकते हो तो उसको क्या बोलते हैं, असह्य बोलते हैं। ठीक है, कि मैं ये सह नहीं सकूँगा। ठीक है, नेक्स्ट है वसीयत। वसीयत मीन्स होता है सपोज आपकी जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं तो उसके वो आप किसको देना चाहते हो, किसको नहीं देना चाहते हो, इस संबंध में जो कागजात बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, वसीयत बोलते हैं। ठीक है, तो वसीयत मतलब हो गया संपत्ति संबंधी कागज। नेक्स्ट है अस्थाई। अस्थाई मतलब क्या होता है कि जो स्थित है, जो टिका हुआ, जिसमें जो कभी बदले ना, उसको क्या बोलते हैं, अस्थाई बोलते हैं। ढाढ़स। ढाढ़स मीन्स क्या होता है, हौसला। मतलब आप किसी को ढाढ़स बंधाते हो, सपोज कोई प्रॉब्लम में है, आप बोलते हो कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाएगा, प्रॉब्लम से निकल जाओगे। ठीक है, सपोज आपका फ्रेंड कोई बीमार है, आप बोलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे। तो ये जो आप हौसला देते हो ना, वही क्या होता है, ढाढ़स बंधाना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निर्भर। निर्भर मीन्स क्या होता है, आश्रित रहना। जब हम लोग किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आश्रित रहना कहते हैं। सपोज आप अपने खाने पीने के लिए अपने मम्मा पे डिपेंड करते हो तो क्या बोलूँ, मैं अपने खाने पीने के लिए तो अपनी मम्मा पे डिपेंड हूँ, आश्रित कहते हैं उसको। ठीक है, फिर निढाल। निढाल मतलब अत्यंत थका हुआ। आपने कभी सुना होगा कि आपके पेरेंट्स बोलते हैं हाँ मैं तो आज थक के बहुत निढाल हो गया, मीन्स मैं बहुत थक गया, आई एम वेरी टायर्ड। हाँ, नेक्स्ट है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतज़ार करना। जब आप किसी चीज़ के लिए वेट करते हो तो क्या बोलते हैं, इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, प्रतीक्षा कर रहा हूँ मैं। सहायक का अर्थ होता है सहायता करने वाला। सहायक का अर्थ क्या होता है, सहायता करने वाला। ठीक है, सहायक का अर्थ हो गया सहायता करने वाला। जो आपका हेल्प करे उसको क्या बोलेंगे, ये मेरी सहायक है या फिर मेरी सहायता करने वाला है। फिर से मैं रिपीट करती हूँ। ठीक है, अक्सर मीन्स होता है ज़्यादातर। व्यस्तता मीन्स होता है किसी कार्य में लगा हुआ। स्पष्टवादिता मीन्स होता है निसंकोच बात कहने की अवस्था। कृतज्ञता का अर्थ होता है उपकार मानने का भाव। ठीक है, असह्य का अर्थ होता है जो सहा ना जा सके। और वसीयत का अर्थ होता है संपत्ति संबंधी कागज। अस्थाई का अर्थ होता है स्थिति या फिर टिका हुआ। ढाढ़स का अर्थ होता है हौसला। और निर्भर का अर्थ होता है आश्रित। निढाल मतलब अत्यंत थका हुआ। प्रतीक्षा मीन्स इंतजार। सहायक मीन्स सहायता करने वाला। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग अभी और है, देखो निर्णय। निर्णय जब आप कोई डिसीजन फैसला लेते हो उसको क्या बोलते हैं, निर्णय लेना कहते हैं। ठीक है, सिरहाने। जब आपकी सपोज आप सोई हो, कोई आपके सिर के पास खड़ा हो तो क्या, या बैठा हो तो क्या बोलते हैं, सिरहाने के पास बैठा है या फिर सिरहाने के पास खड़ा है।
कर्तव्य मीन्स होता है फ़र्ज, आपकी जो ड्यूटीज़ हैं, आप जो अपना काम करते हो वो क्या है, फ़र्ज कहलाता है। दस्तखत मीन्स होता है हस्ताक्षर, मुझे दस्तखत लेनी है, मतलब मुझे हस्ताक्षर या फिर साइन लेना है। ओके, जैसे आप रिपोर्ट कार्ड में अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर लेते हो ना, तो बोलते हैं ना हस्ताक्षर करवा के लाना या फिर दस्तखत करवा के लाना। ठीक है। नाड़ी का अर्थ होता है नब्ज, जो आपकी पल्स रेट जो आप चेक करते हो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नब्ज चलना बोलते हैं। ठीक है। दिलासा मीन्स होता है सहानुभूति, जब आप किसी को बोलते हो, सिंपैथी जताते हो, तो उसको क्या बोले हैं, सहानुभूति बोलते हैं। जिस तरह इंग्लिश में आप बोलते हो सिंपैथी जताना, तो हिंदी में क्या बोलेंगे, सहानुभूति देना। ठीक है। ओके, चलो अब यहाँ पे है कि दिए गए वाक्य में कौन सा भेद है, निशान लगा के बताइए। जब जो लोग ऑफलाइन आए थे मैंने उनको एक्सप्लेन किया था कि जब कोई वाक्य क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि सपोज कोई वाक्य है तो आपको पता है ना, कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं या भाव किसे कहते हैं। नहीं है तो मैं बताती हूँ। जो कोई काम करने वाला होता है, सपोज आप पढ़ रहे हो तो आप डूअर हो गए या फिर काम करने वाले या फिर कर्ता हो गए। ठीक है, इंग्लिश में जिसको आप सब्जेक्ट कहते हो। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि दूसरा होता है कर्म। कर्म क्या होता है, जब कोई आप काम करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, कर्म कहते हैं। ठीक है। जिसको हिंदी जब इंग्लिश में आप क्या करते हो, वर्ब जो बोलते हो ना, वो है आपका कर्म, जिस पे काम करने का प्रभाव पड़े। सपोज आप पानी पी रहे हो तो मैं पानी पी रहा हूँ। ठीक है। तो पीने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पानी पे पड़ रहा है, तो वो हो जाएगा कर्म। ठीक है। भाव, जिस वाक्य से किसी के भाव का पता चले, वो बहुत दुखी है। ठीक है। इसमें किसका भाव पता चल रहा है, दुखी होने का। वो बहुत खुश है, तो इसमें किसका भाव पता चल रहा है, खुश होने का। तो ये हो गया आपका भाव। ठीक है। एक हो गया कर्ता, एक हो गया कर्म, तीसरा हो गया भाव। ठीक है। कर्ता जिसमें डूअर की प्रधानता होगी, काम करने वाले की प्रधानता होगी। कर्म जिसमें काम करने वाले की प्रधानता होगी, और भाव जिसमें कि भाव प्रधान होगा। तो आपको वाक्य पढ़ने से पता चल जाएगा किसमें किसी की भावनाओं को व्यक्त किया गया है। ठीक है। तो अब देखो, आपको वाक्य से कैसे पहचानना होगा कि कौन कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, कौन भाववाच्य। अगर आप वाक्य पढ़ोगे तो क्रिया के लिंग पुरुष वचन का प्रयोग अगर कर्ता के अनुसार होगा, मतलब उसमें कर्ता की प्रधानता होगी, काम करने वाले की प्रधानता होगी, तो वो कर्तृवाच्य हो जाएगा। और जब आप वाक्य पढ़ोगे तो जैसे लिंग पुरुष और वचन कर्म के अनुसार होगा तो वो कर्मवाच्य हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखो, अगर आप कर्तृवाच्य का कोई सेंटेंस बोलते हो तो जैसे सुमन पढ़ रही है, इसमें सुमन पे ज़्यादा फोकस किया गया है। किस पे फोकस किया गया है, सुमन पे, तो ये क्या हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। ठीक है। लेकिन जैसे आप अगर इसको कर्मवाच्य में बदलोगे तो कैसे होगा, सुमन द्वारा पढ़ा जा रहा है, सुमन द्वारा पढ़ा जा रहा था, यहाँ पे क्या हो, कर्म की प्रधानता ज़्यादा हो गई। याद रखो कैसे बदलोगे, अगर कोई कर्तृवाच्य का वाक्य तो होगा सुमन पढ़ रही है या कोई काम हो रहा है, लेकिन अगर उसको कर्मवाच्य में बदल दोगे तो होगा सुमन द्वारा पढ़ा जा रहा है। भाववाच्य में कैसे होगा, सुमन से पढ़ा नहीं जाता, जिसमें भाववाचक हो गया। आई समझ बात, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, समझ रहे हो। कर्तृवाच्य जिसमें कि जैसे कि कोई काम कर रहा हो, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन स्कूल जा रहा है, ऐसा। और मान लो उसको कर्मवाच्य में बदलना हो तो स्कूल जाया जा रहा है मोहन के द्वारा। ठीक है। भाववाच्य में तो मोहन के द्वारा स्कूल नहीं जाया जा रहा, मोहन से स्कूल नहीं जाया जा रहा, ये हो गया भाववाच्य। अब देखो, जब आप कोई बुक में जो दिया गया है कि वाच्य कौन सा भेद है, निशान लगा के बताना है, तो डॉक्टर रमन ईमानदार व्यक्ति थे, तो इसमें क्या है, ये कर्तृवाच्य। क्यों, क्योंकि इसमें कर्ता के अनुसार वचन क्रिया सब कुछ है। डॉक्टर रमन की ज़्यादा प्रधानता है, तो ये कर्तृवाच्य है। नेक्स्ट है, डॉक्टर रमन द्वारा इलाज किया गया। अब देखो, द्वारा आ गया यानी आप समझ लो कि ये कर्मवाच्य है। जिस वाक्य में भी द्वारा आ जाए तब समझ जाओ कि कर्मवाच्य है। तो डॉक्टर रमन द्वारा इलाज किया गया, ये क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया। पत्नी से पति की हालत देखी नहीं जाती, ये भाववाच्य, क्योंकि इसमें भावना की प्रधानता है। ठीक है। नेक्स्ट है, डॉक्टर रमन द्वारा कोट उतारा गया। देखो, जहाँ भी द्वारा आ जाए मैंने बताया कि आप उसको कर्मवाच्य समझोगे, तो ये हो गया कर्मवाच्य। मरीज की नब्ज सही चल रही है, देखो यहाँ पे नब्ज सही चल रही है कि ज़्यादा प्रधानता है ना, तो ये हो गया कर्तृवाच्य। आया समझ में बेटा। जहाँ भी सिंपल सेंटेंस हो, करता हो, तो आप समझ जाना कर्तृवाच्य है। जिस वाक्य में द्वारा आ गया समझ जाना कर्मवाच्य है, और जिसमें भावना की प्रधानता हो वो भाववाच्य है। ठीक है।
चलो नेक्स्ट। अब है कि दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है आपको। जैसे अनेक शब्दों का एक शब्द पढ़ते हो ना, उसी तरह दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जो रोग से ग्रस्त हो वो क्या होगा? रोगी होगा। ठीक है। रोगी की चिकित्सा करने वाला क्या कहलाएगा? चिकित्सक कहलाएगा। रोगी की चिकित्सा करने वाला क्या कहलाएगा? चिकित्सक कहलाएगा। फिर जिस तरह आप इंग्लिश में डॉक्टर बोलते हो, हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? चिकित्सक बोलते हैं। ठीक है। उपकार मानने वाला क्या कहलाएगा? कृतज्ञ कहलाएगा। मैं आपका वो कृतज्ञ हूँ। हाँ। फिर जिसमें धैर्य ना हो क्या कहलाएगा? अधीर कहलाएगा। और न्याय करने वाला क्या कहलाएगा? न्यायाधीश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यायाधीश। जिसको आप इंग्लिश में जज बोलते हैं, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? न्यायाधीश बोलते हैं। अंडरस्टूड? चलो। जो प्रतिदिन होने वाला कार्य क्या कहलाएगा? दैनिक कार्य कहलाएगा। जो आप डेली करते हो वो कार्य क्या कहलाते हैं? दैनिक कार्य कहलाते हैं। आप देखते हो ना, बहुत सारे न्यूज़पेपर डेली निकलता है, आप क्या बोलोगे? दैनिक है। कोई न्यूज़पेपर सप्ताह में निकलता है, आप क्या बोलोगे? वे साप्ताहिक है। कोई न्यूज़पेपर महीने में निकलता है, वो क्या हो गया? मासिक हो गया। तो जो रोज़ निकले वो दैनिक, जो महीने में निकले वो मासिक, और जो सप्ताह में निकले वो साप्ताहिक। ठीक है। फिर से बोल दो, देखो। जो रोग से ग्रस्त हो क्या कहलाएगा? रोगी कहलाएगा। रोगी की चिकित्सा करने वाला चिकित्सक। उपकार मानने वाला कृतज्ञ। जिसमें धैर्य ना हो अधीर। और न्याय करने वाला क्या कहलाएगा? न्यायाधीश कहलाएगा। ठीक है। और प्रतिदिन होने वाला कार्य क्या कहलाएगा? दैनिक कार्य कहलाएगा। ओके। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं MCQs पे। ठीक है। ग्रामर खत्म हो, आपके MCQs यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। डॉक्टर रमन के पास मरीज बीमारी के किन दिनों में आते थे? ठीक है। डॉक्टर रमन के बाद मरीज की बीमारी, यहाँ पे गलती से निक लिख दिया बच्चे ने, होगा। ठीक है। क में छोटी की मात्रा न। किन दिनों में आते थे? आपको पता है ना, डॉक्टर रमन के पास बीमारी के आखिरी दिनों में आते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि डॉक्टर रमन के पास जाना है मतलब आपका अंतिम समय आ गया है। इसलिए ऊपर से उनकी फ़ी भी अधिक थी, तो मरीज कब जाते थे? आखिरी दिनों में जाते थे। डॉक्टर रमन के जिगरी दोस्त का क्या नाम था? गोपाल नाम था। क्या नाम था? गोपाल नाम था। डॉक्टर रमन के जिगरी दोस्त का नाम गोपाल था। बहुत दिनों से गोपाल डॉक्टर रमन से मिलने नहीं आए थे। पिछले कितने दिनों से गोपाल डॉक्टर रमन से मिलने नहीं आए थे? तो 6 महीने से गोपाल रमन से मिलने नहीं आए थे। ठीक है। 6 महीने से गोपाल रमन से मिलने नहीं आए थे। मरीज ने कब आँखें खोली? मरीज ने 11 बजे के करीब आँखें खोली। ठीक है। मरीज ने कब आँखें खोली? 11 बजे के करीब आँखें खोली। ठीक है। मरीज ने 11 बजे के करीब आँखें खोली। जब डॉक्टर वापस आए तो किनको लेकर आए थे? यहाँ पे प होगा। ठीक है बेटा। वापस आए तो किसको लेकर आए थे? एक नर्स और एक सहायक को लेकर आए थे। ठीक है। किसको लेकर आए थे? एक नर्स और एक सहायक को लेकर आए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, अभी देखो, फिर से देखो बोलते हैं। और बेटा और क्या किया था मैंने? कि आपकी बुक में भी बहुत सारे MCQ थे, मैंने बच्चों को बोला था कि उसमें से कर लेना। ठीक है। और बाकी ये मैंने करवाए थे। ठीक है। तो मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी। 4-5 बहुत है। ठीक है। देखो, फिर से बोलूँ, देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रमन के पास मरीज बीमारी के किन दिनों में आते थे? तो आखिरी दिनों में आते थे। डॉक्टर रमन के जिगरी दोस्त का क्या नाम था? तो गोपाल था। ठीक है। फिर किन दिनों में गोपाल डॉक्टर रमन से मिलने नहीं आए थे? कितने दिनों से गोपाल रमन से मिलने नहीं आए थे? तो पिछले 3 महीनों से। इसने कब आँखें खोली? तो 11 बजे के करीब। जब डॉक्टर वापस आए तो किनको लेकर आए थे? तो एक नर्स और एक सहायक को। फिर खाली जगहों को भरो। ठीक है। इतवार के दिन शाम को अक्सर गोपाल उनके पास इतवार के दिन शाम को, अभी हम लोग खाली जगह भर रहे हैं। ठीक है। तो इतवार के दिन शाम को अक्सर गोपाल आएगा। क्या होगा? या फिर को उनके पास पहुंच जाता। आप इतवार में फिल इन द ब्लैंक्स लगा लेना। ठीक है। किस में लगाओगे? इतवार में। इतवार के दिन शाम को अक्सर गोपाल उनके पास पहुंच जाता। मरीज की फिल इन द ब्लैंक्स बेहोश होकर ज़मीन पर गिरने की हुई। तो आप यहाँ पे मरीज की पत्नी को फिल इन द ब्लैंक्स में डाल लेना। ठीक। मरीज की पत्नी बेहोश होकर ज़मीन पर गिरने को हुई। फिर गोपाल को फिल इन द ब्लैंक्स पर दस्तखत करने थे। गोपाल को वसीयत पर दस्तखत करने थे। ठीक है। गोपाल को पे किसको दस्तखत करने थे? वसीयत पर दस्तखत करने थे। मरीज ने फिल इन द ब्लैंक से डॉक्टर की तरफ देखा।
मरीज ने कृतज्ञ भाव से डॉक्टर की तरफ देखा। ठीक है, मरीज ने कैसे भाव से देखा? कृतज्ञ भाव से डॉक्टर की तरफ देखा। अब मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि गोपाल फिर इन द ब्लैंक्स तक जिंदा रहेगा। अब मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि गोपाल 90 साल तक जिंदा रहेगा। ठीक है, गोपाल कितने साल तक जिंदा रहेगा? 90 साल तक जिंदा रहेगा। ठीक, अभी मैं फिर से बोलती हूँ, देखो। फिल इन द ब्लैंक्स के दिन शाम को अक्सर गोपाल उनके पास पहुँच जाता था, तो इतवार के दिन गोपाल अक्सर उनके पास पहुँच जाता। मरीज की पत्नी बेहोश होकर ज़मीन पर गिरने को हुई। गोपाल को फिल इन द ब्लैंक्स पे दस्तखत करने थे, मतलब वसीयत पे दस्तखत करने थे। मरीज ने फिल इन द ब्लैंक से डॉक्टर की तरफ देखा, मीन्स कृतज्ञ भाव से डॉक्टर की तरफ देखा। अब मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि गोपाल 90 साल तक जीवित रहेगा। ये हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। यहाँ पे 90 साल में फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना। ठीक, अभी हम लोग आते हैं सही गलत लिखो पर। डॉक्टर रमन ईमानदार व्यक्ति थे, सही। डॉक्टर रमन फैसला सुनाने वाले जज बन गए थे, सही। फिर डॉक्टर रमन को लिपापोती की आदत थी, गलत। उनको लिपापोती की आदत नहीं थी। ठीक है, रमन ने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए झूठ नहीं बोला, गलत। रमन ने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए झूठ बोला था। हो गया, फिर से देखो सही गलत में बताती हूँ। डॉक्टर रमन ईमानदार व्यक्ति थे, सही। डॉक्टर रमन फैसला सुनाने वाले जज बन गए थे, सही। डॉक्टर रमन को लिपापोती की आदत थी, गलत। रमन ने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए झूठ नहीं बोला, गलत। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं किसने किसे कहाँ पर। देखो बेटा, मान लो मेरे टाइपिंग करने में या फिर ये मैंने किसी बच्चे का सेंड के लिया है, तो सपोज थोड़ा बहुत गलत हो जाता है, तो आप उसको थोड़ा मैनेज कर लेना है ना। देखो जैसे यहाँ पे जान बचाने में जना आ गया है, आपको क्या करना है, ज में आ की मात्रा डाल के न लिख देना है। ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक टाइपिंग या फिर रिटन वर्क में हो ही जाता है। ठीक है, अब किसने किससे कहा? 1.5 महीना हो गया डॉक्टर साहब, ये मरीज की पत्नी ने डॉक्टर से कहा था। ठीक है, 1.5 महीना हो गया डॉक्टर साहब, मरीज की पत्नी ने डॉक्टर से कहा। अब ये ज़रूर ठीक हो जाएंगे। ये किसने कहा? सहायक ने डॉक्टर से कहा। किसने कहा? सहायक ने डॉक्टर से कहा। फिर है, अब मैं जा रहा हूँ, मुझसे मत छिपाओ। ये किसने कहा था? मरीज ने डॉक्टर से कहा था। सर, क्या वे जीवित रहेंगे? सहायक ने डॉक्टर से कहा। फैसला सुनाने वाले, अभी देखो इतना ही है आपका सही गलत। ठीक है, आप अच्छा से कर लेना। फिर मैं बोल देती हूँ, देखो 1.5 महीना हो गया डॉक्टर साहब, ये मरीज की पत्नी ने डॉक्टर से कहा। अब ये ज़रूर ठीक हो जाएगी। ये किसने कहा था? सहायक ने डॉक्टर से कहा। ठीक, अब देखो, क्या अब मैं जा रहा हूँ, मुझसे मत छिपाओ, ये मरीज ने डॉक्टर से कहा। ठीक, सहायक, अब हम लोग सर क्या ये जीवित रहेंगे? ये वाक्य सहायक ने डॉक्टर से कहा था। ठीक है, जब उन्होंने आँखें खोली ना, तो सहायक को लगा कि अब ये जीवित रहेंगे। अब है अति लघु उत्तर। आपको पता ना, सबसे पहले हम लोग अति लघु से स्टार्ट करते हैं, तो अति लघु उत्तर लिखो। फैसला सुनाने वाला जज कौन बन गया था? तो फैसला सुनाने वाला जज कौन बन गया था? फैसला सुनाने वाला जज डॉक्टर रमन फैसला सुनाने वाले जज बन गए थे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर रमन अक्सर चिल्लाकर क्या बोलते थे? तो डॉक्टर रमन अपने मरीजों से चिल्लाकर कहते थे कि तुम एक दिन पहले नहीं आ सकते थे, क्योंकि उनको लगता था कि उनके पास मरीज इतने आखिरी समय में क्यों आते हैं। थोड़ा पहले आता तो वो क्या करते, उनको ठीक कर देते। इसलिए डॉक्टर रमन क्या चिल्ला के बोलते थे अपने मरीजों से कि क्या तुम एक दिन पहले नहीं आ सकते थे? क्या नेक्स्ट, गोपाल किस पर दस्तखत करना चाहता था? तो गोपाल अपनी वसीयत पर दस्तखत करना चाहता था। गोपाल किस पर दस्तखत करना चाहता था? अपनी वसीयत पर दस्तखत करना चाहता था। ठीक है, फिर से मैं एमसीक्यू रिपीट कर देती हूँ। फैसला सुनाने वाला जज कौन बन गया था? डॉक्टर रमन फैसला सुनाने वाले जज बन गए थे। डॉक्टर रमन अक्सर चिल्लाकर क्या बोलते थे? डॉक्टर रमन अपने मरीजों से चिल्लाकर कहते थे कि तुम एक दिन पहले नहीं आ सकते थे। फिर गोपाल किस पर दस्तखत करना चाहता था? गोपाल अपनी वसीयत पर दस्तखत करना चाहता था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी बुक में दिया हुआ है कि गद्यांशों को पढ़कर ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो वो तो आप बुक से पढ़ोगे कि क्या गद्यांश है। ठीक है,
फिर भी मैं थोड़ा हिंट देती हूँ। उसमें लिखा हुआ है, आज एक मरीज के सिरहाने फिर इन द ब्लैंक्स माँ ने भेजा है। ये उस समय का अवतरण है, मीन्स बातें हैं जब डॉक्टर रमन अपने दोस्त गोपाल को देखने के लिए जाते हैं और उनकी पत्नी के साथ जब वो बातें करते हैं तब। ठीक है, तब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गोपाल डॉक्टर रमन से अक्सर कब मिलने जाता था। तो आपको पता है ना, प्रत्येक रविवार को गोपाल डॉक्टर रमन से मिलने जाते थे। डॉक्टर रमन और गोपाल की दोस्ती कितनी पुरानी थी। तो डॉक्टर रमन और गोपाल की दोस्ती 40 साल पुरानी थी। अपनी व्यस्तता के कारण डॉक्टर रमन ने किस बात पर ध्यान नहीं दिया। अपनी व्यस्तता के कारण डॉक्टर रमन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि गोपाल पिछले 3 महीनों में उनसे मिलने नहीं आया है। ठीक है, अपनी व्यस्तता के कारण डॉक्टर रमन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि गोपाल पिछले 3 महीनों से उनसे मिलने नहीं आया है। ठीक है, चलेगा। चलो अभी देखो, अब हम लोग लघु उत्तर पे आते हैं। डॉक्टर रमन के पास मरीज बीमारी के आखिरी दिनों में ही क्यों आते थे। तो डॉक्टर रमन के पास मरीज बीमारी के आखिरी दिनों में डॉक्टर की बड़ी फीस और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई यह नहीं मानना चाहता था कि आखिरी समय आ गया है, डॉक्टर रमन के पास जाना चाहिए। अब देखो, सबको पता था कि डॉक्टर रमन बहुत बड़े डॉक्टर हैं, फीस ज़्यादा लेते हैं। अब वो बहुत उनके पास जाना मतलब कि अपने आखिरी समय को बुलावा देना है, इसलिए कोई डॉक्टर रमन के पास जाना नहीं चाहता था। ठीक है, तो डॉक्टर रमन के पास मरीज बीमारी के आखिरी दिनों में डॉक्टर की बड़ी फीस और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह कि कोई यह नहीं मानना चाहता था कि आखिरी समय आ गया है, तो डॉक्टर रमन के पास जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर रमन को क्या आदत नहीं थी और किसका सहारा लेकर उन्होंने अपने मित्र को बचाया। तो डॉक्टर रमन को मरीज को झूठा दिलासा देने की आदत नहीं थी। याद है ना आपको, डॉक्टर रमन कभी लिपापोती नहीं करते थे। वह इस बात को नहीं मानते थे कि कुछ मीठे शब्द बोलकर ज़िंदगी बचाई जा सकती है। उन्हें लगता था कि अगर मैं कुछ मीठे शब्द बोल दूँ तो क्या इसकी ज़िंदगी बच जाएगी, नहीं बचेगी। किंतु अपने मित्र की जान झूठ बोलकर और मीठे शब्दों का प्रयोग करके ही बचाई थी। लेकिन आपको याद है ना कि जब उनका दोस्त उनसे बार बार पूछ रहा था कि सच सच बता दो मैं ज़िंदा रहूँगा कि नहीं, तो अगर वो उसे बोल देते कि हाँ नहीं रहोगे, तो उसके अंदर क्या होता, जीने की लालसा इच्छा खत्म हो जाती। इसके बाद डॉक्टर चाहे जितना भी प्रयास करते वो कभी भी सफल नहीं हो सकता था। इसलिए उनको मजबूरी में अपने मित्र को सच बात नहीं बतानी पड़ी। उन्होंने झूठ का सहारा लिया, हाँ तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हारी तबीयत ठीक है। ठीक है, तो डॉक्टर रमन को लिपापोती करने की, झूठ बोलने की आदत नहीं थी, लेकिन उन्हें इसी का सहारा लेकर अपने मित्र को बचाना पड़ा। नेक्स्ट है आपका निबंधात्मक उत्तर। ठीक है, डॉक्टर रमन का चरित्र चित्रण कीजिए। आपको डॉक्टर रमन के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है कि वो कैसे थे। तो अभी देखो, मैंने इसको पॉइंट में आंसर करवा दिया है। सबसे पहला है अस्पष्टवादी। डॉक्टर रमन अस्पष्टवादी थे। कैसे थे डॉक्टर रमन? अस्पष्टवादी थे। वे कभी भी झूठ बोलकर मरीज को अंधेरे में नहीं रखते थे। ठीक है, क्या होता था कि कभी भी झूठ बोलकर मरीज को अंधेरे में नहीं रखते थे, वो बहुत स्पष्टवादी थे। सेकेंड, आत्मविश्वासी। डॉक्टर रमन एक आत्मविश्वासी व्यक्ति थे, मतलब उनको लगता था कि अगर मरीज उनके यहाँ थोड़ा पहले आता तो वो उसकी जान बचा देते। ईमानदार। डॉक्टर रमन ईमानदार थे। वे कभी किसी मरीज को झूठ बोलकर धोखा नहीं देते थे। वो कभी नहीं बोलते थे कि हाँ तुम आ गए मेरे पास तो अब बच जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, है ना। वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। तो उनके कैरेक्टर की 3 विशेषताएं थी, उनके चरित्र की 3 विशेषताएं थी। क्या क्या? एक तो स्पष्टवादी, दूसरा आत्मविश्वासी और तीसरा ईमानदार। गोपाल और डॉक्टर रमन की मित्रता सच्ची थी। क्या आप इससे सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों? ठीक है, अब आप इसको मैं लिखवा रही हूँ, लेकिन आप चाहो तो अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। आपको पता है ना कि उनकी दोस्ती क्यों मित्रता सच्ची थी। एक तो बहुत पुरानी थी, दूसरे कि जो काम उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया अपने मित्र की जान बचाने के लिए किया। तो इससे अच्छा और सच्ची दोस्ती कौन सी हो सकती है ना। गोपाल और डॉक्टर रमन की मित्रता सच्ची थी क्योंकि वे दोनों 40 साल से एक दूसरे के साथ थे। जब डॉक्टर रमन को गोपाल के बीमार होने का पता चला तो वे उसे देखने
और उसका इलाज कराने के लिए तुरंत निकल पड़े। ठीक, गोपाल की बीमारी का पता चलने पर वे ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गए, है ना। यहाँ तक कि रमन अपने स्वभाव के विपरीत जाकर उससे झूठ भी बोलते हैं कि तुम जियोगे। यह कहकर वो गोपाल के मन में जीने की इच्छा जगाते हैं। ठीक है, और शायद इसी वजह से गोपाल अपने बीमारी का इतना बड़ा मार झेल जाते हैं, है ना, और वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, तुम्हारे मुंह से निकली बात जरूर सच होगी। इस पंक्ति का भाव पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब देखो, तुम्हारे मुंह से निकली बात जरूर सच होगी, ये शब्द किसने कहा था? गोपाल ने डॉक्टर रमन से कहा। क्यों? क्योंकि उसे डॉक्टर रमन की वे स्पष्टवादी है, झूठ नहीं बोलते हैं। उसे उनके मित्र को पता था कि वो अगर बोल रहे हैं कि तुम ठीक हो जाओगे, यानी मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि उन्हें पता था कि डॉक्टर रमन कभी किसी को झूठा दिलासा नहीं देते थे। इसलिए क्या हुआ कि उन्हें लगा कि ये सच बोल रहे हैं। गोपाल ने ये शब्द सुनकर संतोष की सांस ली और डॉक्टर रमन पर विश्वास करके बेफिक्र होकर सो गए। ठीक है, तो तुम्हारे मुंह से निकली बात जरूर सच होगी, ये शब्द गोपाल ने डॉक्टर रमन से कहा क्योंकि उसे डॉक्टर रमन की वो स्पष्टवादी हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, उन्हें पता था। ठीक है, गोपाल ने ये शब्द सुनकर संतोष की सांस ली और डॉक्टर रमन पर विश्वास करके बेफिक्र होकर सो गए। ओके बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, या फिर मैं कोई ग्रामर का पोर्शन लूँगी। चलो फिर अभी ये लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, एंजॉय योर कोरोना पीरियड, बट स्टिल यू स्टडी। ओके, बाय।